हेलो दोस्तों। परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि कोरोना का भारत में बहुत ज़्यादा कहर बरस रहा है, तो इसलिए हमें भी अपनी जो ऑफलाइन क्लास थी वो बंद करनी पड़ गई है। तो इसी के चलते हमने ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फ़ैसला लिया। तो आज ये बहुत दिन के बाद यूट्यूब पर हमारी पहली वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो डाल चुके हैं। और आज जो ये वीडियो है, ये मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रात को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सॉल्यूशन करा दीजिए क्वेश्चनों का, तो उन्हीं की डिमांड पर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और आगे अब मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का स्टेप वाइज क्वेश्चनों की वीडियो डालता रहूँगा। तो जिन दोस्तों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है, जिसमें हम रात शाम 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की क्लास लेते हैं, इसमें आपकी रीजनिंग, मैथ और जीएस रहती है। और बॉय हो या गर्ल हो, सभी के लिए सेपरेट अलग ग्रुप है और सभी की जिम्मेवारी हमारे पे ही रहती है। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे 9720 98 24 91। तो इस पे परम लिखकर और अपना नाम मेल या फीमेल लिखकर व्हाट्सअप कर देना, जिससे कि हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये नंबर है जिसमें शाम को 8 से 10 बजे तक क्लास चलती हैं। और आज उन क्लासों का ही जो मैंने कल मैथ कराया था, जो रात मैथ कराया था, उसका मैं आज सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये पहली क्लास। तो हमारा पहला सवाल है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? मतलब यदि किसी बच्चे को पास होना है तो उसे 40% अंक लाने होंगे। तो यदि किसी बच्चे को परीक्षा में पास होना है तो उसे कितने अंक लाने पड़ेंगे? 40 अंक। तो इसमें एक बच्चे की कंडीशन दी है कि एक बच्चा 40 अंक लाया और 40 ही नंबरों से फेल हो गया। तो 40 तो लाया, 40 और मिलते तो उसे पास हो जाता। और जबकि पास स्कोर कितना है? 40%। तो 40 और प्लस 40 तो कितना हो गया? टोटल 80। मतलब 40% की वैल्यू कितनी है? 80 अंक। 40% की वैल्यू है 80 अंक। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंक। अब ये पूछ रहा है तो परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने होंगे? तो कोई भी चीज़ होती है तो मैक्सिमम अंक होते हैं क्या? 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो अधिकतम अंक कितने? 200। तो ये आज हमारा पहला आंसर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। मतलब उसने कुछ दिन पहले फ़ोन खरीदा होगा, तो उसने कितने में बेचा? 6360 रुपये में बेचा, जिससे उसे जो पीछे उसने फ़ोन खरीदा तो उससे 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। मतलब लॉस हुआ, एक प्रकार से क्या है? लॉस है। तो आगे पूछा 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब मैं लाभ हानि का चैप्टर शुरू करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, तो CP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्लस माइनस कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा और लॉस है तो घटेगा, बटे 100। ये आपका एक फॉर्मूला। और निकलता क्या है? इससे SP निकलता है। क्या निकलता है? SP। CP बराबर 100 प्लस माइनस, प्लस क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट है तो जुड़ेगा और लॉस है तो घटेगा। प्रॉफिट प्लस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 बराबर SP। तो ये एक फॉर्मूला है आपका किसका? लाभ हानि का, जो आपको जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अब सवाल को देखते हुए हम करते हैं। तो इस सवाल को हम करेंगे इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो हम इसमें क्या कर लेंगे?
सॉरी, तो देखो, तो उसने, रंजीता ने 6360 रुपये का मोबाइल बेचा। अब उसे लॉस हुआ 47% का, तो 100 ऊपर रखेंगे और 47% का लॉस हुआ, तो बेचा कितने का होगा? 53% का। बेचा हो कितने का होगा? 63% का, क्योंककि 6360 क्या है? एसपी है, तो वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो मैं बाद में बता दूँ कैसे चेंज होएगा, कहाँ पे कैसे वैल्यू पहुँच जाती है। तो 6360 में बेचने पर उसे 47% का लॉस हुआ, तो बेचा कितने का होगा? 53% का बेचा होगा। अब वो चाहता है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सीपी आ गया। अब वो 13% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। 13% की वैल्यू क्या है? 13% प्रॉफिट मतलब 100 से भी 13% एक्स्ट्रा, तो कितना? 113/100। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी? लाभ वाली आएगी, 13% लाभ वाली। तो 100 से 100 कटा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को काटना है, तो दोस्तों ये काट रहा है इसे 120 बार। अब आपकी मल्टीप्लाई है 120 इंटू 113, तो 120 और 113 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 36 का 6 हासिल 3, 12 3 15 का 5 हासिल 1, 12 और 1 13। तो आंसर क्या है आपका? 13,560। तो प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा मोबाइल, 13% प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा, तो 13,560 में मोबाइल बेचा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, मतलब 2 बैगों का जो सीपी है, 2 बैगों का सीपी है 900 रुपये। कितना दोस्तों? 900 रुपये। 2 बैगों का सीपी कितना है? 900 रुपये। अब आगे कह रहा है, उसने एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रैक्शन का भी यूज करूँगा। तो एक है 25% के प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट का मैं फ्रैक्शन बनाऊँ, तो फ्रैक्शन प्रतिशत को हटाऊँगा तो 25/100 आ जाएगा। 25/100, 25/100 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ गया, मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट हो गया। तो पहले बैग में उसने 4 का बैग था, बेच कितने का दिया? 5 का। आगे बोल रहा है दूसरे बैग में 25% का लॉस, तो 25% का मैंने इसकी फ्रैक्शन बनाई, तो इसका आएगा 1/4, मतलब 4 का बैग था, 1 के लॉस से 3 का बेच दिया, तो 4 का बैग था, 3 का बेच दिया। ये सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ये एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब इसने आगे एक बात बोल रखी है, यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों बैगों का विक्रय मूल्य क्या है? समान, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है? अलग अलग। तो हमें पहले ये बराबर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? 3 की गुना यहाँ पे करूँगा और 5 की गुना यहाँ पे कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा एसपी बराबर होगी। अब ऐसी कंडीशन कोई नहीं होती कि एक तरफ तुम गुना कर दो, दूसरे में नहीं करो। तो ये जैसे जैसे एसपी बढ़ा है, ऐसे ही सीपी बढ़ेगा आपका। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 की गुना करनी पड़ेगी और यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको 5 की। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन देखा, 4 तिया 12। पहली वस्तु का जो सीपी आया 12 और दूसरी वस्तु का जो सीपी आया वो आया 20। इन दोनों की वैल्यू कितनी आई? 32। और जबकि दोनों का जो सीपी है वो कितना है? 900। दोनों का जो सीपी है 900। मैंने एक का वैल्यू निकाली, तो मेरी एक की वैल्यू निकल कर आएगी, तो 900/32। अब मुझे पूछ रहा है वो, तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले बैग का क्रय मूल्य कितना है? 12, तो 12 से मैं गुना करूँगा, तो इससे काट पीट के आएगा आपका 337.5। तो 337.5 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसा उसने बोल रखा है कि एसपी बराबर है, तो आपको एसपी बराबर रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट सवाल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% वृद्धि की गई। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि, मतलब पुराना जो रेट होगा वो 100 रुपये होगा, अब कितना कर दिया? बढ़ा के 110 रुपये कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो, मतलब खर्चा ना बढ़े, तो इसलिए वो कितनी अपनी खपत कम करेगा, मतलब कितनी बाइक को कम चलाए या कितना तेल कम डलवाए कि उसको कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना बढ़े। तो 100 से तो 110 हो गया, तो घटाना कितना पड़ेगा? फिर 100 पे लाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, लेकिन घटाएगा कहाँ से? 110 से। तो नीचे वैल्यू जो रहेगी जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रहेगी, तो इंटू 100। तो यहाँ से निकल के क्या आएगी वैल्यू? तो इसका आ जाएगा 9 सही 1/11% की उसे अपनी खपत खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, मतलब अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो आप आंसर बी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, मतलब बाजार मूल्य
लागत मूल्य होता है सीपी और एमपी, ठीक। तो 30% अधिक है, मतलब ये 100 होगा और ये कितना होगा 30% होगा, तो ये 100 होगा और ये होगा 130, ठीक। और आगे कह रहा और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है। जो एमपी है उस पर 10% की छूट दी गई, तो एमपी है पे दूसरा है 100 पर क्या दिया गया 90, तो ये 90 छूट दी गई, छूट देकर बेचा जा रहा है, तो ये क्या होगा एसपी। अब मैं इनका रेशियो बनाना चाहूँ तो रेशियो बन जाएगा 0, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म और इसकी भी खत्म। अब मैं इनका अनुपात लगा लूँगा, 13 में इधर बढ़ा दूंगा और 10 इधर बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 10 100, और एमपी से मतलब नहीं है, 13 में 117 क्यों नहीं है, क्योंकि इसने आगे जो पूछ रखा है ये पूछ रहा है तो प्रतिशत में लाभ बताइए, तो प्रतिशत में लाभ बताइए, और लाभ जो बताया जाता है सीपी और एसपी के बीच में बताया जाता है। तो सीपी और एसपी लाभ कब होता है, जब एसपी लाभ की जो कंडीशन होती है वो होती है जब एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट। और जो सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, तब क्या होगा आपका लॉस होगा, जब क्या होगा लॉस। तो यहाँ पर 100 पर तो डायरेक्ट कितना है 17% का प्रॉफिट है, 100 पर कितना का प्रॉफिट है 70, क्योंकि 17 का, क्योंकि 17 एक्स्ट्रा 100 से, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है 17% का प्रॉफिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या एक पैंट 6 शर्ट, तो इसने बोला है तो 2 पैंट प्लस 4 शर्ट लो या एक पैंट और 6 शर्ट लो। तो इनकी जो कीमत है, या तो 2 पैंट 4 शर्ट ले लो या एक पैंट 6 शर्ट ले लो, तो इनकी कीमत है 5600 रुपये। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो इसमें MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो P को मैं इधर ले आऊँगा तो 1P बचेगा और बराबर 4S को इधर ले जाऊँगा 2S बचेगा। तो यहाँ पे P और S का जो रेशियो आया, P और S का जो रेशियो आया हमारा आया 2:1, कितना आया 2:1। अब मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पैंट और 4 शर्ट की जो कीमत थी वो 5600 थी। अब एक पैंट का जो अनुपात है वो 2 है और एक शर्ट का जो अनुपात है 1 है, तो 2 पैंट का अनुपात कितना होगा फिर 4, 2 गुना 2 4, प्लस 4 शर्ट है और एक शर्ट का अनुपात कितना 1, तो 4 × 1 तो 4। इनकी कीमत कितनी थी 5600 रुपये थी, कितनी थी 5600 रुपये। तो 8 बराबर 5600 और 1 बराबर 700, तो ये 8 5600 काटेगा तो 1 की वैल्यू आ गई 700। तो दोस्तों आप 1 की वैल्यू आई है 700। अब आगे इसने बोला उसने 10 शर्ट 6000 में बेची, तो प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। अब एक शर्ट की लागत कितनी है 700 रुपये और उसने 10 शर्ट बेच दी 600 रुपये की, तो 10 शर्टों की लागत जो होगा सीपी जो होगा 10 शर्टों का, तो 10 × 700 मतलब 7000 होगा। तो उसने बेच कितने में दिया है 6000 में, तो 6000 में घटाऊंगा तो कितना आया 1000 का लॉस हुआ। लेकिन प्रत्येक शर्ट पर पूछ रहा है, तो प्रत्येक शर्ट पर लॉस कितने का हुआ 100 रुपये का हुआ, तो प्रत्येक शर्ट पर लॉस हुआ उसके 100 रुपये का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो लॉस है, क्या है लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, छोटी व बड़ी कॉपियों का अंकित मूल्य जो स्मॉल है, छोटी को मैं स्मॉल लिखूंगा, स्मॉल कॉपी का मूल्य कितना है 10 रुपये, और जो बड़ी है बड़ी को मैं बिग लिखूंगा तो उसका मूल्य कितना 15 रुपये। अब ये कह रहा है एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, 5 दर्जन 1 दर्जन 12 कॉपी, तो 12 पंजे 60, मतलब 60 कॉपी खरीद के लाया छोटी वाली, तो कितनी क्या लाया होगा 600 रुपये की। अब आगे कह रहा है कि 10 दर्जन बड़ी कॉपी, 10 दर्जन मतलब 120 कॉपी बड़ी खरीद के लाया, तो कितनी 1800 रुपये की ये कॉपी खरीद कर लाया। टोटल सीपी कितना आ गया हमारा, टोटल लागत है आपकी 2400। अब आगे कह रहा है बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। अब इसमें 2400 में उसे 5% की छूट मिली है, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका डायरेक्ट 5% निकाल दूंगा, तो 5/100, तो मेरा छूट आ जाएगा 24 पंजे 120। तो छूट कितने रुपए की है 120 रुपये की, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 3 है, तो स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या दिया जाएगा 5-5 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा। तो छात्र के लिए नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये बताना है कि छात्र के लिए नया अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवालों में जब अनुपात की वैल्यू सभी को समान आगे बढ़ाया जाए
तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना पहले की संख्या को बढ़ा जा रहा है इतना ही दूसरे को बढ़ा जा रहा है, इतना ही तीसरी को, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट। तो आंसर हमारा होगा 1, 2, 3। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि 14x और 56, 14x, 56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में मध्य अनुपाती पूछा जा रहा है, क्योंकि मिडल है तो मिडल अनुपाती मतलब मध्य अनुपाती पूछा जा रहा है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों लिख लो, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है a इंटू बी का अंडर रूट। a इंटू बी का अंडर रूट, तो मतलब 14 इंटू 56 का अंडर रूट, तो 14 7 दूनी 14 और 8 7 56, तो इसका अंडर रूट आएगा। तो 7 बाहर निकल गया 1 और 8 दूनी 16, 16 में से कितना 4 बाहर निकलेगा, तो कितना आ गया? x का मान 28 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 28, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? मतलब 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे से मैं तुलना करूँ किसकी? 1 मिनट 12 सेकंड की, तो वो कितना प्रतिशत होता है? तो देखते हैं, इसे सेकंड के यूनिट में सारे सवाल को चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब है 72 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना है? 72 सेकंड। कितना? 72 सेकंड। अब आगे कह रहा है 1 घंटे से तुलना की गई, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60, इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो 2 जनो 0 खत्म, और 6 छंग 36 दूनी 72, कितना प्रतिशत है? 2% है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर अगला, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि, शिवानी को मैं S लिखूंगा और परिणीता को P लिखूंगा, तो बीच कोई धनराशि बांटी गई है 5 और 7 के रूप में, 5 और 7 के रूप में। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है, परिणीता ने शिवानी को कितने रुपये दे दिए? 5 रुपये दे दिए, तो ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 3 और 4 हो जाता है। अब एक बात बताओ, कोई बाहर से एक्स्ट्रा रुपया नहीं आया और ना ही इनके पास से कोई रुपया बाहर गया है, तो जो रुपया था वो ये रुपया बरकरार बना रहेगा। ठीक, जो पहला था इनके पास रुपया उतना ही बाद में इन्होंने आपस में बदला है, तो रुपया दोनों पे बराबर रहेगा तब भी। तो इन दोनों का पहला योग कितना है? 12, और अब योग कितना? 7। तो मुझे इनका एलसीएम बराबर करना है, रुपया बराबर करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 7 84 एलसीएम आया। तो ये 7 बार काट रहा है और ये कितनी बार काट रहा है? 12 बार। तो 7 की गुना मैं इन अनुपातों में करूँगा, 12 गुना नीचे वाले अनुपातों में। तो 7 पंजे 35 और 7 7 49, ठीक, और इसमें आया 12 थे 36 और 12 चौक 48। तो जो परिणीता है और शिवानी है, तो परिणीता ने शिवानी को रुपये दिए थे 5 रुपये, लेकिन इसका 49 से कितना लॉस हो गया? 1 घट गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू आई 5, 1 की वैल्यू आई 5। आगे सवाल पूछा है, तो विभाजित की गई धनराशि क्या होगी? तो इसमें वर्तमान धनराशि पूछ रहा है, तो इन दोनों का योग कितना है? 84। तो 35 और 49 का योग है 84, 84 इंटू 1 की वैल्यू 5, तो 5 तो बराबर आ जाएगा आपका 420 रुपये। तो इनमें दोनों में धनराशि जो बांटी गई थी, कितनी धनराशि बांटी गई थी? 420 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुनी सक्षम है। लोहित मतलब L लिखूंगा और आयुष मतलब A लिखूंगा। सक्षम मतलब ये क्षमता की बात कर रहे हैं, सक्षम मतलब उससे ज़्यादा कुशल है। तो लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है, मतलब ये एक कार्य कर सकता है तो ये उसी समय में 2 कार्य कर सकता है। ठीक, तो आगे कह रहा है, तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं। क्षमता दे रखी है, तो क्षमता दोनों की कितनी होगी? 3। दोनों की क्षमता कितनी है? 3। कितने दिन में कर सकते हैं? 17 दिन में। तो 17 × 51, तो वो 51 दिन 51 कार्य कर सकते हैं 17 दिन में। अब आगे कह रहा, आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? टोटल कार्य कितना है? 51। तो कराना किससे? आयुष से। आयुष किसकी क्षमता है? 1, तो मैं 1 से भाग करूँगा, तो आयुष कितने दिन में कर देगा? इसे 51 दिन में ही करेगा। तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब पी और क्यू 2 बंदे हैं, तो पी 12 दिन में कर सकता है और क्यू कर सकता है 16 दिन में। तो आगे कह रहा है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो पहले मैं इनका टोटल कार्य निकाल लूँ। तो कार्य टोटल होता है इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा? 48। तो 12 चौक 48, 16 × 48। अब कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो ये प्रतिदिन 4 कार्य कर रहा है, प्रतिदिन 3 कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4 + 3 =
7, और 7 कितने दिन तक करते हैं, 4 दिन तक। तो इन्होंने कितने कार्य कर दिए, 28 कार्य कर दिए। 28 कार्य इनके हो गए। तो पूछ रहा है तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो 48 में से 28 कार्य हो गए तो कितना शेष रह गया, मैं घटाऊंगा तो कितना 20 शेष रह गया। कितने से, 48 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/12। तो 5/12 आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। मतलब कोई राजू नाम का शख्स है तो जिसके पास कितने हैं सिक्के के रूप में 210 रुपये हैं, उसके जेब में 210 रुपये। अब सिक्कों की फॉर्म बताइए। सिक्के का 20% 5 रुपये हैं, मतलब जितने भी टोटल सिक्के हैं उसमें 20% सिक्के 5-5 की फॉर्म में। तो 20% सिक्के किस किस की फॉर्म में, जो 5 वाले जो सिक्के हैं, सॉरी मैं मिटाना चाहूँगा इसे। तो 5 वाले जो सिक्के हैं, 5 वाले सिक्के 20%, और 10 वाले सिक्के 25%, और 2 वाले सिक्के 15%, और शेष 1 वाले सिक्के हैं। तो शेष कितने बचे, ये 60 हो गया, शेष बचे 40%। तो मैं इसका अनुपात बनाऊँ तो अनुपात में 5 से काटूंगा, सभी को अनुपात की फॉर्म में बदलूंगा सिक्कों को। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। अब आपकी जेब में 5-5 के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे टोटल, 20 रुपये होंगे। आपकी जेब में 10-10 के 5 सिक्के पड़े हैं तो कितने रुपए होंगे, 50 रुपये होंगे। और आपकी जेब में 2-2 के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये होंगे, और 1-1 के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये होंगे। तो ये टोटल रुपये जोड़ के आए मेरे, तो टोटल रुपये हैं मेरे 70। तो टोटल रुपये बैठे मेरे 84, जबकि रुपये दे रखे हैं 210 रुपये। तो 84 बराबर 210। 1 की वैल्यू आ गई मेरी, 1 की वैल्यू है 1 बराबर आ गया 210/84। उसने पूछा क्या है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है हमारा, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 8। तो मैं 8 से गुना कर दूंगा, तो 8 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 21 बार काटेगा तो 21 से 21 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये के सिक्के कितने, 20। तो 1 रुपये के सिक्के कितने, 20। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा है, डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ अर्जुन की बात चल रही है, अर्जुन अकेला 12 दिन में कर सकता है। और भीम उसी कार्य को बी से मैं भीम लिखूंगा 15 दिन में कर सकता है। आगे बोला है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में कर देता है। अब ए, बी और सी तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में। मैं इनका एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम मतलब कार्य आएगा, तो कार्य मेरा आया 60। कितना आया, 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 12 पंजे 60। तो इनकी क्षमता है। अब ये कह रहा है चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए प्लस बी और सी की जो क्षमता है वो 12 है, और जबकि ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता है हमारी जोड़ के 9। तो 12 में से मैं 9 घटाऊंगा तो सी की क्षमता आएगी मेरी 3। अब 3 क्षमता है और टोटल कार्य कितना है 60। तो सी से मैं कार्य कराऊँ तो कितना आ जाएगा, सी मतलब चेतन से मैं कार्य कराऊँ तो 60/3, तो कितने दिन आ जाएंगे, 20 दिन में सी कार्य कर देगा। तो 20 दिन में सी टोटल कार्य को ख़त्म कर देगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, 8 प्रति वर्ष दर से 1 वर्ष 8 महीने के लिए 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। मतलब दर कितनी है, आर कितना है, 8%। ये लॉजिक मैं बताऊंगा, जो CISI का चैप्टर चलाऊंगा तो उसमें बताता हूँ कि जब छमाई पर लगता है तो दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, दुगना। ये ध्यान रखना है। जब छमाई बोलेगा, छमाई मतलब साल को 2 भागों में तोड़ दिया, 6-6 महीने में, तो उसमें दर हो जाएगी आपकी आधी और समय हो जाएगा आपका डबल। तो ऐसे ही जब तिमाही बोलेगा मतलब 3-3 महीने पर तोड़ेगा तो उसमें समय हो जाएगा आपका 3 गुना, मतलब 3-3 महीने में तोड़ेगा तो उसमें 4 वर्ष बनेंगी, तो समय 4 गुना हो जाएगा और उसमें दर हो जाएगी चौथाई। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने अर्धवार्षिक बोला तो यहाँ पर आर जो निकल आएगा, आर निकल आएगा आपका 4, सॉरी आर कितना निकल आएगा 4, तो आर निकल आएगा आपका 4%। तो आपका आर होगा 4%। तो आगे बोल रहा है
और समय जो हो जाएगा 1.5 वर्ष से n हो जाएगा 3 वर्ष, तो n हो जाएगा 3 वर्ष। अब इसने बोला 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मूलधन है मेरा 15,625, तो मूलधन है 15,625। तो इस पर मुझे क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा। तो मैंने 4% की मैंने फ्रैक्शन बनाई, तो 1/25, 1/25, ठीक। तो पहले साल के लिए मुझे इस पे कितना मिलेगा, 1/25 मिलेगा। तो मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कितना आएगा, पहली साल में जो ब्याज मिला 625 रुपये। तो दूसरे साल में मुझे ब्याज मिलेगा 625, तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 1/25 का निकालूंगा तो 25 यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट तीसरे साल में मुझे 625 मिलेगा, तो तीसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इस पर 25 मिलेगा, और इस पर ही मुझे क्या मिलेगा 25, और इस पर मिलेगा मुझे 1। तो टोटल मेरा ब्याज कितना बनेगा, 6 × 18, मतलब 1875 ये हो गया, और 25 दूनी 50 और 75 ये। तो ये मेरा टोटल मिलकर जो ब्याज बना, कंप्लीट ब्याज बना मेरा। तो मेरा ब्याज टोटल बनता है 1951। तो 1951 मेरा क्या है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा टोटल ब्याज कितना है 1951। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। तो नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितने मिनट पहले पहुंचता है, 1 मिनट पहले पहुंचता है। जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कितने की देरी से पहुंचता है, 3 मिनट की देरी से। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट बाद में बता दूंगा, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें फार्मूला होता है दूरी। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, S1 × S2 बटे S1 अंतर, दोनों चालों का अंतर S2, और यहाँ पर क्या आता है, समय का समय। अब समय एक देरी का और एक जल्दी का तो जुड़ेगा, और दोनों देरी के तो घटेगा, और दोनों जल्दी के तो घटेगा। तो इसे मैं बेसिक से बता दूंगा बाद में कहानी कैसे आता है, क्यों घटता है, क्या होता है। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है, तो इसे आपको उतार के रखना है, और ध्यान रखना है जब भी इस तरीके से सवाल आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई होगा। तो इसमें लगाते हैं S1 कितना, मतलब पहली चाल कितनी है 42, पहली चाल कितनी है 42, तो पहली चाल है हमारी 42, दूसरी चाल है 36, दूसरी चाल है 36, और दोनों चालों का अंतर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब एक समय है जल्दी का और एक है देरी का, तो दोनों समय जुड़ जाएगा, समय आ गया मेरा 4। तो ये मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें घंटा बनाऊंगा तो इसमें 60 से भाग करूँगा, तो 6 और ये कितना आ गया 10। अब मैं 4 की गुना किस में करूँ, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और नीचे क्या है 10, तो पॉइंट लग जाएगा 16.8। तो डिस्टेंस दूरी कितनी है मेरी 16.8। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। तो D बराबर S1 × S2 बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय का देखना पड़ता है। यदि दोनों समय देरी के तो क्या होंगे, घटेंगे, जल्दी के दोनों समय तो घटेंगे, अगर एक जल्दी का और एक देरी का तो क्या होगा, जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये। तो यहाँ पे जो दर दे रखी है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना है 12.5% का मतलब होता है 25/2। 25/2 और प्रतिशत को हटाऊँ तो 25/200। तो इसकी फ्रैक्शन आती है 1/8। 25/200 कितनी बार काटेगा 1/8। अब इसमें 1/8 आया, मेरे दर की फ्रैक्शन कितनी निकल गई 1/8। अब इसके वर्ष के हिसाब से चलते हैं। तो पहले वर्ष के हिसाब से नीचे का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेंगे, या फिर 1/8 दूसरा ही मान ले लेंगे और इन दोनों कर लेंगे आपस में गुना। तो हम मान लेंगे धन कितना आ गया 64। हमने टोटल धन माना 64। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं दोबारा से, क्या करते हैं 12.5 की दर, 12.5 दर का फ्रैक्शन कितना था 1/8। मतलब पहले साल जो मुझे ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1/8 निकालूँ, इसका कितना निकालूंगा 1/8, तो कितना आएगा मेरा 8 रुपये। दूसरे साल में मेरा साधारण ब्याज आएगा 8 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलता है। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8 मिला, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8 मिला, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे कितना मिला 1। और 1 की वैल्यू कितनी है, दोनों का अंतर
SI जो होगा 8 8 16 होगा और CI जो होगा 8 8 16 और 1 17। दोनों में अंतर कितना होगा? 1 का, और 1 की वैल्यू क्या है? मतलब SI आया आपका साधारण ब्याज आया 16 रुपये और CI आया आपका 17 रुपये, और इन दोनों का अंतर ही कितना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 45। 1 की वैल्यू है 45, 1 का मान 45 है, तो टोटल धन कितना माना था आपने? 48, तो 64 माना था। तो 64 इंटू 45 कुल मिलाकर होता है आपका 2880। तो मेरा कुल धन कितना है? जो मेरा मूल धन था वो कितना था? 2880। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज के 18 सवाल थे जो रात मैंने ग्रुप में डिस्कस करे थे, और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 97 20 98 24 91। तो इस पर परम मेरे मतलब मेरी प्रतियोगिता का नाम है, जो मेरी कोचिंग है उसका नाम है, परम लिखकर और अपना नाम और अपना जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो, तो उसी के हिसाब से हम ग्रुप में ऐड करेंगे आपको। तो अगर आपको शाम को 8 से 10 बजे तक क्लास करनी है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आपको अगर हमारी ये सॉल्यूशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। और मैं ये वीडियो अब डेली लाता रहूँगा, और मैं इन वीडियो में प्रीवियर्स यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करा दूँगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।